कभी सोचा है कि इतिहास लिखना असल में एक जासूसी के काम जैसा है? जासूसी का काम, ये तो बड़ा दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। हाँ, मतलब सुराग हर तरफ बिखरे हुए हैं, कुछ गवाह भरोसे के लायक नहीं है और हर दस्तावेज के पीछे कोई ना कोई मकसद छिपा होता है। तो आज हम इतिहास की इसी जासूसी की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास स्रोत है कक्षा 8 की इतिहास की किताब के पहले अध्याय, कैसे, कब और कहां से। और हमारा मिशन ये पता लगाना है कि इतिहास की कहानी जो हम तक पहुंचती है वो आखिर बनती कैसे है। बिल्कुल, कौन उसे लिखता है और क्यों कुछ कहानियां सुर्खियों में रहती हैं और कुछ हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं। और ये जासूसी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है। ये उन घटनाओं का मतलब निकालने की कोशिश है, उनकी एक तरह से व्याख्या है। और आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक ही घटना, जैसे मान लीजिए 1857 का विद्रोह, हाँ, उसके बारे में सरकारी फाइलें कुछ और कहती हैं और किसी की निजी डायरी बिल्कुल अलग कहानी सुनाती है। तो ये सुराग अक्सर एक दूसरे के खिलाफ गवाही देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आम धारणा से। मुझे तो स्कूल में इतिहास से नफरत इसीलिए थी क्योंकि उसमें सिर्फ तारीखें होती थी। ये शिकायत तो लगभग हर किसी की होती है। कौन सा राजा कब गद्दी पर बैठा, कौन सी लड़ाई कब हुई, उफ, ऐसा लगता था कि इतिहास बस रट्टा मारने का सब्जेक्ट। क्या ये सच है? देखिए, ये एक बहुत आम बात है और एक जमाने में इतिहास को ऐसे ही देखा जाता था। अच्छा। तब इतिहास का मतलब था सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी। और जाहिर है इन घटनाओं की एक पक्की तारीख होती है, तो तारीखें जरूरी हो गई। लेकिन अगर हम बड़े बदलावों की बात करें तो उनकी कोई एक तारीख नहीं हो सकती। जैसे क्या हम ये बता सकते हैं कि भारतीयों ने किसी एक खास दिन चाय पीना शुरू किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो धीरे धीरे हुआ होगा। पहले शायद किसी ने चखा होगा, फिर धीरे धीरे आदत बनी होगी। हाँ, फिर वो पूरे देश में फैली होगी। इसकी कोई एक बर्थडे डेट तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। और यही इतिहास की असल समझ है। इतिहास तारीखों से ज्यादा बदलाव की प्रक्रियाओं को समझने के बारे में है। अच्छा। बदलाव की प्रक्रिया, हाँ, ये पहले और बाद की तुलना करने के बारे में है। पहले लोग कैसे रहते थे और फिर क्या बदला, वो बदलाव आया कैसे। तो हम किसी एक तारीख पर फोकस करने के बजाय उस पूरे दौर को देखते हैं जिसमें वो बदलाव आया। इतिहास इसी प्रक्रिया का अध्ययन है। और इन्हीं लंबे दौर को समझने के लिए ही तो इतिहासकार इन्हें हिस्सों में बांटते हैं, जिसे पीरियडाइजेशन या काल निर्धारण कहते हैं। जी। इसी सिलसिले में एक नाम है जो बार बार आता है, जेम्स मिल। 1817 में इस स्कॉटिश अर्थशास्त्री ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की किताब लिखी और भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये तो बहुत सीधा साधा लगता है। हाँ, सुनने में तो काफी सीधा लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो सोच थी वो बहुत गहरी और कह सकते हैं समस्याग्रस्त थी। कैसे? मिल का ये बंटवारा पूरी तरह से शासक के धर्म पर आधारित था। अब आप ही सोचिए, जब कोई हिंदू राजा शासन कर रहा था तो क्या उसकी प्रजा में सिर्फ हिंदू थे? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या जब कोई मुस्लिम सुल्तान था तो क्या बाकी धर्मों के लोग गायब हो गए थे? ऐसा तो नहीं था। एक ही समय में कई धर्म और आस्थाएं साथ साथ फल फूल रही थी। तो फिर मिल ने ऐसा किया क्यों? अगर जमीनी हकीकत इतनी अलग थी तो इतिहास को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखने का क्या मकसद था? देखिए, यहीं पर इतिहास लिखने के पीछे का जो मकसद है वो सामने आता है। समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से बहुत पीछे हैं। उसकी नजर में अंग्रेजों के आने से पहले का भारत एक अंधकार का युग था। अंधकार का युग? हाँ, जहां से धार्मिक कट्टरता थी, जातिवाद था, अंधविश्वास था। उसे लगता था कि सिर्फ ब्रिटिश शासन ही भारत को सभ्यता और प्रगति की राह दिखा सकता है। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास का जो बंटवारा हम सब ने पढ़ा है उसकी नींव ही इस सोच पर रखी गई थी कि हम यानी अंग्रेज बेहतर हैं और तुम यानी भारतीय पिछड़े हुए हो। हाँ, ये तो इतिहास लिखने की आड़ में एक तरह का प्रोपेगेंडा हुआ। आप इसे ऐसा कह सकते हैं। यह बंटवारा सिर्फ एक अकादमिक वर्गीकरण नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश शासन को नैतिक रूप से सही ठहराने का एक औजार था। अच्छा। यह दिखाने का एक तरीका था कि देखो, हम तुम्हें इस अंधकार से निकालकर रोशनी में ला रहे हैं। तो क्या आज भी इतिहासकार इसी बंटवारे को मानते हैं या कोई बेहतर तरीका है अब? नहीं, अब ज्यादातर इतिहासकार भारतीय इतिहास को प्राचीन यानी एंशंट, मध्यकालीन यानी मेडिवल और आधुनिक यानी मॉडर्न, इन 3 हिस्सों में बांटते हैं। लेकिन यहां भी एक पेच है। क्या? पश्चिम में आधुनिक काल का मतलब होता है विज्ञान, लोकतंत्र, आजादी और समानता जैसे विचारों का उदय। पर आप बताइए
क्या ब्रिटिश राज में भारतीयों को ये सब मिला था? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास ना समानता थी ना आजादी। आर्थिक तरक्की भी आम लोगों के लिए तो थी ही नहीं। हम तो गुलाम थे। हाँ, तो फिर उस दौर को आधुनिक कहना तो एक मजाक जैसा लगता है। एकदम सही पकड़ा आपने, है ना? इसीलिए कई भारतीय इतिहासकार इस दौर को आधुनिक काल कहने के बजाय औपनिवेशिक काल यानी कॉलोनियल पीरियड कहना ज्यादा पसंद करते हैं। औपनिवेशिक काल। जी, औपनिवेशिक का मतलब ही यही है कि जब एक देश दूसरे पर कब्जा करके उसकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को अपने हिसाब से बदलता है। तो ये शब्द उस दौर की सच्चाई को ज्यादा ईमानदारी से बयां करता है। ठीक है, तो अगर इतिहासकारों ने जो फ्रेमवर्क बनाया वो ही पक्षपाती था, तो अब सवाल उठता है उन सुरागों का यानी स्रोतों का। ये इतिहासकार 250 साल पहले की कहानी जानने के लिए देखते कहाँ हैं? इसका सबसे बड़ा और कह सकते हैं पहला स्रोत है अंग्रेजों के बनाए हुए सरकारी दस्तावेज यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अच्छा। अंग्रेजों को लिखने की जैसे धुन सवार थी। उनका मानना था कि हर निर्देश, हर योजना, हर नीति, हर समझौते को साफ साफ लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? इससे चीजों पर बाद में बहस की जा सकती है, उनका अध्ययन किया जा सकता है। हाँ, और इन दस्तावेजों को सहेजने के लिए उन्होंने बाकायदा आर्काइव्स और म्यूजियम भी बनवाए। बिल्कुल। आज भी दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, जो अंग्रेजों के समय में ही बना था। तो इसका मतलब हमारे पास जानकारी का खजाना है। खजाना तो है, लेकिन ये एक ऐसा खजाना है जिसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब? इन सरकारी रिकॉर्ड्स के साथ 3 बड़ी समस्याएं हैं। पहली, ये सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनाते हैं, अंग्रेज अफसरों की। इसमें वही लिखा है जो वो जरूरी समझते थे, जो उनकी दुनिया थी। और जाहिर है इसमें आम लोगों की आवाज तो होगी ही नहीं। बिल्कुल। एक किसान क्या सोच रहा था, एक मजदूर की क्या परेशानी थी, ये तो किसी सरकारी फाइल में नहीं लिखा होगा। सही बात है। और तीसरी और सबसे खतरनाक सीमा है पक्षपात, बायस। ये रिकॉर्ड अक्सर ब्रिटिश हितों को सही ठहराने और उनके शासन को अच्छा दिखाने के इरादे से लिखे जाते थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1857 का विद्रोह। अच्छा, वो कैसे? ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में भारतीय सिपाहियों को लालची, वहशी और नमक हराम बताया गया है। अरे, मतलब उन्होंने अपनी कहानी को इस तरह लिखा कि दुनिया को लगे कि उन्होंने इन बर्बर लोगों को कुचलकर बहुत अच्छा काम किया। जी। तो अगर सरकारी कहानी इतनी अधूरी और पक्षपाती है, तो फिर एक जासूस के तौर पर इतिहासकार दूसरी तरफ की कहानी कहाँ ढूंढता है? इसके लिए हमें सरकारी दफ्तरों से बाहर निकलना पड़ता है। और कहाँ जाना पड़ता है? हमें जाना पड़ता है गैर सरकारी रिकॉर्ड्स की दुनिया में, नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ये क्या होते हैं? ये हैं लोगों की डायरियां, तीर्थयात्रियों के लिखे हुए सफरनामे, बड़े नेताओं की आत्मकथाएं, उस दौर में छपने वाले अखबार, बाजार में बिकने वाली छोटी छोटी किताबें। अच्छा, तो यहाँ हमें वो आवाजें मिलती हैं जो सरकारी फाइलों में गुम हो गई। हाँ, जैसे 1857 के उसी विद्रोह को देखिए, जहां अंग्रेज रिकॉर्ड सिपाहियों को वहशी बताते हैं। वहीं भारतीय लेखकों ने उन्हें हीरो बताया होगा। बिल्कुल। उस दौर के भारतीय लेखकों और कवियों ने उन्हें अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाले हीरो के तौर पर दिखाया। अब देखिए, एक ही घटना की 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। ये तो है। तो एक संतुलित सच तक पहुंचने के लिए इन दोनों को साथ रखकर देखना जरूरी है। कोई भी एक सुराग आपको पूरी कहानी नहीं बता सकता। एक और चीज को लेकर बहुत जुनूनी थे, सर्वेक्षण, सर्वे। हाँ। ऐसा लगता है जैसे वो भारत के हर इंच को नाप लेना चाहते थे। उनका मानना ही यही था कि किसी देश पर अच्छी तरह हुकूमत करने के लिए उसे ठीक से जानना बहुत जरूरी है। अच्छा। और ये उनके काम करने के तरीके का एक अहम हिस्सा था। उन्होंने पूरे देश का नक्शा बनाने के लिए सर्वे करवाए। गांव में रेवेन्यू सर्वे हुए ताकि पता चले कि मिट्टी कैसी है, कौन सी फसल उग सकती है और कितना टैक्स वसूला जा सकता है। ये तो आज के जमाने के डेटा कलेक्शन जैसा है। वो उस समय के डेटा साइंटिस्ट थे एक तरह से। एक तरह से, हाँ। उन्होंने सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि यहाँ के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और स्थानीय इतिहासों का भी सर्वे किया। अच्छा। और फिर सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जनगणना, सेंसस। हाँ, जो आज भी होता है। जी। हर 10 साल में होने वाली जनगणना से उन्हें भारत की आबादी, लोगों की जाति, धर्म, उनके काम धंधे, हर चीज की बारीक जानकारी मिली। और ये सारे सर्वे आज हमारे लिए इतिहास का एक बहुत कीमती स्रोत बन गए हैं। बिल्कुल। ये हमें उस समय के समाज की एक ऐसी झलक देते हैं जो शायद सिर्फ अफसरों की लिखी फाइलों से कभी नहीं मिलती। सही कहा। ये हमें बताते हैं कि समाज कैसे बटामा था, लोग क्या काम करते थे, कहाँ रहते थे,
ये आंकड़े हमें एक ठोस आधार देते हैं जिस पर हम कहानियों और व्याख्याओं को परख सकते हैं। तो आज की इस पूरी जासूसी और पड़ताल से जो बातें निकल कर आ रही हैं, वो वाकई सोचने वाली हैं। अगर हम इसे समेटें तो मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। क्या है वो? पहली, इतिहास सिर्फ तारीखों को याद करना नहीं है, बल्कि समय के साथ आए बड़े बदलावों की वजहों और उनके असर को समझना है। ये क्या हुआ से ज्यादा क्यों और कैसे हुआ का सवाल है। दूसरी बात जो मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली थी वो ये कि इतिहास को बांटने का तरीका भी निष्पक्ष नहीं होता। बिल्कुल। जेम्स मिल का हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश वाला बंटवारा हो या प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक वाला, हर फ्रेमवर्क के पीछे एक सोच होती है, एक नजरिया होता है। और वो नजरिया हमें एक खास तरीके से अतीत को देखने पर मजबूर करता है। सही बात है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, सच हमेशा कई परतों में छिपा होता है। हाँ। सिर्फ एक स्रोत, खासकर सरकारी स्रोत पर भरोसा करना हमें आधी अधूरी या अक्सर गलत तस्वीर की ओर ले जाता है। एक अच्छी समझ बनाने के लिए हमें हमेशा अलग अलग तरह के सुरागों को टटोलना होगा, उनकी एक दूसरे से तुलना करनी होगी और ये सवाल पूछना होगा कि ये कहानी कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है। बिल्कुल। ये किसी भी जानकारी को समझने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, सिर्फ इतिहास ही नहीं जी। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज से 100 साल बाद जब इतिहासकार हमारे दौर को समझने की कोशिश करेंगे और अगर उनके पास सिर्फ सरकारी वेबसाइट्स, आधिकारिक प्रेस रिलीज और नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स ही स्रोत के तौर पर हों, तो हम जैसे आम लोगों की कहानी के कौन से हिस्से, हमारी उम्मीदें, हमारे डर, हमारे छोटे बड़े संघर्ष हमेशा के लिए खो जाएंगे।